स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये वाली जो यूनिट है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सबसे हाईएस्ट मार्किंग की यूनिट है। ये हमारी 12 मार्क्स की है। 12 मार्क्स के बाद 10 मार्क्स नेशनल इनकम के होते हैं। तो भले ही ये यूनिट 12 मार्क्स की हाईएस्ट वेटेज रखती है, लेकिन इसको देख के घबराना नहीं है कि बहुत टफ यूनिट है। बहुत इजी यूनिट है ये, ठीक है। तो अब इससे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ प्लांट सेविंग एक्सीड्स द प्लांट इन्वेस्टमेंट। बेसिकली यहां पे आपसे पूछा गया कि अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, तो सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट ऑन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। कि इनकम पे, आउटपुट पे और एम्प्लॉयमेंट पे इस चीज का क्या फर्क पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एडी को या एएस को, डिमांड को या फिर सप्लाई को, डिमांड को। तो यहां पे मैंने आई की जगह पर एग्रीगेट डिमांड लिख दिया, ठीक है। सेविंग किसका कंपोनेंट है, एग्रीगेट सप्लाई का या एग्रीगेट डिमांड का, एग्रीगेट सप्लाई का। ये लो, आ गया दूसरा कंपोनेंट। ये क्वेश्चन चाहे ऐसे पूछा जाए चाहे ऐसे पूछा जाए, सेम एक्सप्लेनेशन लिखनी है, सेम ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब चाहे क्वेश्चन ग्रेटर देन के लिए पूछे या फिर लेस देन के लिए पूछे, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट तो यही है, ठीक। अब बेसिकली उन्होंने क्या कहा है कि सप्लाई ज्यादा है डिमांड से। अगर मार्केट में चीजों की सप्लाई ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि इन्वेंट्री मार्केट के अंदर इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। इन्वेंट्री हमारे पास बिक नहीं रही है, बहुत ही ज्यादा इकट्ठी होती जा रही है, जिसकी वजह से आपको प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्शन कम करोगे तो लोगों को हटाना शुरू करोगे, यानी कि एम्प्लॉयमेंट कम होगी। यहां पे बेसिकली हमने क्या देखा कि जब सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ी और एग्रीगेट डिमांड हमारी कम रह रही है, इसका मतलब इन्वेंट्रीज नहीं बिक पा रही हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, प्रोडक्शन को कम करना स्टार्ट करोगे। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि प्रोडक्शन को बंद कर दोगे। आप जहां पहले 100 यूनिट बना रहे थे, अब आप उसे 50 यूनिट कर दोगे, 40 कर दोगे, 80 कर दोगे। आपने प्रोडक्शन यूनिट्स कम बनानी शुरू करी ताकि आपका माल इकट्ठा ना हो, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि आपका आउटपुट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। उन्होंने पहला इंपैक्ट यही पूछा था। उसके बाद प्रोडक्शन कम करने की वजह से दैट मींस कहीं ना कहीं आपको एम्प्लॉयमेंट हटाना पड़ेगा, लोगों को हटाना पड़ेगा अपने यहां से। आप एम्प्लॉयमेंट कम करोगे, जब आप एम्प्लॉयमेंट कम करोगे तो दूसरा इफेक्ट आपको यहां दिख गया, एम्प्लॉयमेंट, लोगों से रोजगार छीनेगा, तो ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर जो इनकम का लेवल होगा उस पर क्या होगा, इनकम लेवल कम हो जाएगा। और कहीं ना कहीं फिर से एक सिचुएशन आपकी आई जाएगी जहां पर आपका एडी एएस के बराबर और एस आई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे ये क्वेश्चन ग्रेटर देन के लिए आए, लेस देन के लिए आए, अब आप इसको रिवर्स करके अपने आप लिख सकते हैं। हमने इंपैक्ट देखा कि इन दिस केस इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट तीनों कम होंगे, ठीक है। और अगर ये लेस देन हो जाता तो इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखो कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। As per the following news published in The Hindu on 6th of August 2022, the Monetary Policy Committee of RBI raised the repo rate by 50 basis point. Repo rate क्या होता है, अभी मनी इन बैंकिंग में पढ़ के आए हम लोग, जहां पर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लोन लेता है, उस रेट को आप रेपो रेट कहते हो। यहां कह रहे हैं कि उन्होंने रेट बढ़ा दिया है। रेपो रेट कब बढ़ाया जाता है, इन विच सिचुएशन, यस वेरी गुड, कौन से सिचुएशन में, इन्फ्लेशन में, ठीक। तो अब वो आपसे पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द लाइकली कॉज। तो कॉज तो हमने बता दिया कि इन्फ्लेशन है, एंड कॉन्सिक्वेंसेस बिहाइंड दिस टाइप ऑफ एक्शन। कि अगर आपने रेपो रेट इंक्रीज करा तो रेपो रेट इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, कमर्शियल बैंक की बोरोइंग कैपेसिटी, लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिससे वो इन जनरल पब्लिक को रेट ऑफ इंटरेस्ट को वहां भी बढ़ाएगा। रेपो रेट की वजह से कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से लोन लेना महंगा पड़ेगा, वो पब्लिक के लिए महंगा करेगा, तो पब्लिक लोन लेने के लिए कम आएगी, तो पब्लिक के हाथों में पैसा कम जाएगा, तो ओवरऑल जो मनी सप्लाई है वो कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। ये सेम टॉपिक आप मनी एंड बैंकिंग में भी पढ़ते हो, ये सेम टॉपिक आपका इस यूनिट के अंदर भी है। तो यानी कि ये टॉपिक आपको करना ही है, दोनों में से किसी एक चैप्टर में से, किसी एक यूनिट में से टॉपिक जरूर आएगा, ठीक है।
तो अब यहां पर अगर रेपो रेट की बात हुई तो इसका मतलब ये नहीं आपको सिर्फ रेपो रेट पढ़ना है, आपको बैंक रेट भी पढ़ना है, आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन भी पढ़ना है, सीआरआर, एसएलआर पढ़ने हैं, ठीक है। क्वेश्चन, द कंजप्शन फंक्शन कर्व ऑफ एन इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड वर्कर स्टार्ट्स फ्रॉम सम पॉजिटिव लेवल ऑन वाई एक्सिस एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, जीरो लेवल ऑफ इनकम में तो कुछ कंजम्पशन होती है कि आपका कंजप्शन कर्व वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड से स्टार्ट होता है जीरो लेवल पर, ठीक। तो क्या पूछना चाह रहे हैं इससे, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। बिल्कुल, आपने पहचान लिया कि ये रीजन क्या है कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजप्शन जीरो नहीं हो रहा। क्यों जीरो नहीं हो रहा, क्योंकि मिनिमम सर्वाइवल के लिए हम कुछ कंजप्शन करते ही करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो इसी वजह से हमारा जो कंजप्शन का कर्व है वो वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड से स्टार्ट होता है, चाहे लेवल ऑफ इनकम जीरो ही क्यों ना हो, ठीक है। तो अगर आपको ये कर्व बेसिकली पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आप लिख सकते हो इसको। नेक्स्ट क्या पूछा गया, द गवर्नमेंट हैज रेज द एग्जेम्पशन लिमिट फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दी है, यानी कि छूट बढ़ा दी है कि अब आपको 2 से 2.5 यानी कि 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। हमें क्या मतलब कितने पे टैक्स पे करना है, हमने तो बेसिकली ये देखा कि एग्जेम्पशन लिमिट इंक्रीज कर दी गई है टैक्स के लिए। तो आप मुझे बताओ कि यहां पर टैक्सेशन से फायदा हो रहा है या नुकसान। आप क्या कह सकते हो कि इसका मतलब टैक्स का जो बर्डन है ना पब्लिक के ऊपर वो रिड्यूस हुआ। ऐसा कौन सी सिचुएशन में आरबीआई करती होगी, डिफ्लेशन के टाइम पे, है ना। आपने सिचुएशन पहचान ली, देखो यही निकल कर आया क्वेश्चन, इफ द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड इज प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ दिस एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट ने टैक्स का बर्डन आपके ऊपर से रिड्यूस कर दिया, तो इसका आपकी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा। डेफिसिट डिमांड का केस है अगर, तो भाई लोगों को टैक्स कम पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनके हाथ में मनी होगी ताकि वो डिमांड को शो कर सके, बेसिकली ओवरऑल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर सके, डिमांड को बढ़ा सके ताकि वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर आ जाए। तो आपको वही बस अपना पूरा ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इस तरीके से फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। इन द गिवन फिगर व्हाट डज द गैप केटी रिप्रेजेंट, स्टेट एनी 2 फिस्कल मेजर्स टू करेक्ट द सिचुएशन। सबसे पहले तो भाई आप ये सिचुएशन पहचानो कि ये क्या है, इन्फ्लेशन है, डिमांड बढ़ रही है। आप देखो ये हमारा इनकम कर्व है, मतलब ये इनकम का हमारा कर्व जा रहा है ऊपर, एएस है जिसको आप वाई से भी डिनोट करते हो, जीरो लेवल ऑफ इनकम से स्टार्ट है। उसके बाद ये आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व है, आप देख रहे हो ये ऊपर की साइड पे शिफ्ट हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर जा रहा है। तो ये बेसिकली इन्फ्लेशनरी गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने बता दिया कि ये गैप इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। हम बता देंगे कि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन बता रही हूँ, ये इन्फ्लेशनरी गैप बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है। अब उन्होंने बोला फिस्कल मेजर बताओ। आरबीआई के पास, हमारी पूरी इकोनॉमी के पास 2 तरीके हैं चीजों को ठीक करने के, 2 पॉलिसी होती है, फिस्कल और मॉनेटरी। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ आरबीआई, वो तो आरबीआई की पॉलिसी है जो हमने हर जगह पढ़ी है। फिस्कल पॉलिसी बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं। फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर से करेक्ट करती है सिचुएशन को। हाँ, अब जैसे कि यहाँ पर इन्फ्लेशन चल रहा है, तो आपने देखा ना इन्फ्लेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स को कम किया, टैक्स रेट रिड्यूस किया गया। तो जब टैक्स रेट रिड्यूस किया गया यानी कि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज के सोर्सेज बढ़ा रही है। तो टू इंक्रीज द गवर्नमेंट रेवेन्यू टैक्स रेट शुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है, या कुछ एग्जेम्पशन मिल जाए। गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन के टाइम पे पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करना चाहिए। ऑलरेडी बहुत डिमांड जा रही है मार्केट में, एक्सपेंडिचर बहुत हो रहा है, तो आप टैक्स रेट नहीं, एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए। समझ आ गया? अच्छे क्वेश्चंस थे, बच्चे को ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है। बट आप देखो थोड़ा से क्वेश्चन की टाइप्स में आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा। आपने मनी एंड बैंकिंग के क्वेश्चन देखे, आपने नेशनल इनकम के क्वेश्चंस देखे, बट कहीं ना कहीं जब आप इसके क्वेश्चंस देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस है। आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ही आप इनके आंसर दे सकते हो। देखो सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद एन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन गवर्नमेंट में रिड्यूस द पब्लिक एक्सपेंडिचर, discuss the rationale behind such a step which may be taken by the government।
अभी अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस किया कि पब्लिक एक्सपेंडिचर से किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन आप वही लिखेंगे, मैंने जस्ट आपको एक लैंग्वेज दिखाने के लिए क्वेश्चन लिखा है। ये लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद डिफाइन इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल। तो इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल को बोला गया कि ये वो लेवल ऑफ इनकम होता है हमारा जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है, मतलब उतनी डिमांड जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर दे, ठीक। सेवेंथ क्वेश्चन इसी की चॉइस में दिया हुआ था बेसिकली, क्या था, स्टेट द मीनिंग ऑफ अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अब अनइंटेंडेड का मतलब क्या है कि जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, इन्वेंट्रीज इकट्ठी हो रही हैं। कब होती है इन्वेंट्रीज इकट्ठी, मतलब जब सप्लाई ज्यादा हो जाए, प्रोडक्शन डिमांड से, जब इकोनॉमी के अंदर डिसइक्विलिब्रियम आ जाए, बेसिकली इक्विलिब्रियम में नहीं है हमारी इकोनॉमी, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है, तो वही आपको यहां पर एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट, इन एन इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड, देखो उसी से रिलेट करता हुआ दिया, इन एन इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, इलेबोरेट द पॉसिबल इंपैक्ट्स ऑफ द सेम ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हमने लेस देन वाला केस पढ़ लिया था, मोर देन वाले में क्या होगा, फिर अपने आप बता दो, आउटपुट भी इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा और इनकम भी। क्यों, क्योंकि यहां पर अब इन्वेंट्री शॉर्टेज में है, इन्वेंट्रीज बिक नहीं पा रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ते ही आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ते ही इनकम बढ़ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट, अब ये आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, assuming that increase in investment is rupees 800 crore and MPC is 0.8, explain the working of multiplier। बेसिकली ये क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर टेबल बनानी होगी ये शो करने के लिए, जहां पे आपको याद हो कि एक तरफ हम लिखते हैं इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इनकम, एमपीसी। जैसे कि यहाँ उन्होंने बोला कि आपने इन्वेस्टमेंट करी 800 करोड़ से, तो ये उस अजम्पशन पे बेस्ड है ये वाला हमारा प्रोसेस कि किसी का खर्चा किसी की इनकम बनता है। अगर पूरी इकोनॉमी में 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं तो पूरी इकोनॉमी में 800 करोड़ रुपए की इनकम भी जनरेट हुई है। तो यहां पर 800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई तो वही 800 करोड़ की इनकम। अब आप कहते हो कि आप अपने इनकम का बेसिकली 80% कंज्यूम कर लेते हो, एमपीसी यही तो बताता है कि आप बढ़ती हुई इनकम का कितना पार्ट यूज कर लेते हो। तो 800 का 80% कितना हुआ, 640। 640 फिर से ये जो खर्चा है वो किसी की इनकम बनेगा और ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। कहां तक जाना है अब आपको, K इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी, जिससे आपको ये पता चलेगा आपकी इनकम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुई। तो आपकी इनकम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 800 कितने करोड़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, 800 करोड़ 4000 करोड़, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट एक और अच्छा क्वेश्चन, गिवन अ कंजप्शन कर्व, वो आपको एक कंजप्शन कर्व दे रहे हैं, सपोज करो ये रहा, ठीक। आउटलाइन द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, outline the steps required to be taken in deriving a saving curve from it। आपको मैंने एक डायग्राम सिखाया था, ये आपका कंजप्शन कर्व है, इससे आपको सेविंग कर्व डिराइव करना होता है। अब वो हमारे उस रूल पे डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग में कंजप्शन ज्यादा होता है, इनकम कम होती है, तो सेविंग कैसी होती है, डिस सेविंग्स, जिसको आप कहते हो कि नेगेटिव सेविंग। जब ब्रेक इवन पॉइंट आता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहां कंजप्शन और इनकम बराबर हो जाते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेविंग 0 हो जाती है। उसके बाद कंजप्शन कम हो जाता है, इनकम बढ़ जाती है और सेविंग पॉजिटिव हो जाती है। बस यही रिलेशन हमें कर्व में शो करना होता है कि आपने यहां से एक इनकम कर्व भी बना लिया, ये आपका पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट से आपने क्या करना है, नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ये आपका सेविंग का वो पॉइंट है जहां पर सेविंग 0 है। बस यहीं से आपको एक पॉइंट मिलता है और यहां से आप अपना सेविंग कर्व डिराइव कर सकते हो। तो ये डायग्राम बनाना है और इसको बनाने के स्टेप्स लिखने हैं, तो जो बना रहे हो बस वही स्टेप्स लिख देना। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सैंट कंजप्शन? व्हाट इज एक्सैंट कंजप्शन? डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनॉमस कंजप्शन एंड इंड्यूस्ड कंजप्शन। बेसिकली एक्सैंटी का मतलब होता है, ये एक्सैंटी होता है, सॉरी, एक्सैंटी कंजप्शन का मतलब होता है प्लान्ड।
प्लांट कंजप्शन, और प्लांट कंजप्शन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड। ऑटोनॉमस कंजप्शन तो हमारा वो है जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे एग्जिस्ट करता है फॉर द मिनिमम सर्वाइवल। इंड्यूस्ड कंजप्शन वो कंजप्शन होता है जो बढ़ती हुई इनकम के साथ बढ़ता है, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ता है, बट उसके बढ़ने का रेट इनकम के बढ़ने के रेट से हमेशा कम रहता है। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं, बस थोड़ी थोड़ी वो लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, या फिर उस जैसे एक बार कोई कंपोनेंट पूछा तो दूसरी बार दूसरा कंपोनेंट पूछ लिया। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस की आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। बट सिर्फ यही नहीं, इस चैप्टर के अंदर आपको एक और चीज प्रैक्टिस करनी है, वो क्या है? न्यूमेरिकल्स, जो कि हम एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।